हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो चैप्टर है आपका मैकेनिकल, जो आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये जो क्लास है आपकी, ये अरेंजमेंट की क्लास है। तो यहाँ पे आपका जो है फिजिक्स की क्लास आज चलेगी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में, यानी वास्तविक तथा आभासी गहराई के बारे में। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई टंकी है, ठीक है, टैंक है। उस टंकी में हमने क्या किया, पानी भरा, ठीक है। टंकी ली, उसमें हमने पानी भरा, पानी भर लिया। और फिर अगर हम टंकी को ऊपर से देखते हैं तो हम जब टंकी की जो तल है या उसका जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसे देखते हैं तो ये देखा जाता है कि उसकी जो गहराई है वो आपको कुछ ऊपर दिखाई दे। यानी अगर आप खाली टंकी को देखें, ठीक है, खाली टंकी को देखें तो जो उसकी गहराई है, ठीक है, उसको अगर आप देखें, फिर उसके बाद पानी भरने के बाद अगर आप टंकी को देखते हैं, उसकी गहराई या उसके तल को देखते हैं, तो ये देखा जाता है कि जो उसका तल है वो थोड़ा ऊपर आपको नजर आता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको जो है जो गहराई है, ठीक है, टंकी की जो गहराई है वो कम दिखाई। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप नदी के किनारे होते हैं तो नदी के किनारे जब आप नदी के अंदर उसकी जो गहराई है उसे आप देख रहे होते, तल को देख रहे होते हैं, तो वो आपको कम दिखता है। लेकिन जब आप उस पर उतरते हैं तो वो तल काफी नीचे होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी प्रकाश का जो अपवर्तन है, इसके कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, वो आपके पानी के अंदर जाती है और आपकी जो तल है, ठीक है, जो तल है उससे टकराती है। अब जब भी प्रकाश की किरणें किसी चीज से टकराती है, किसी चीज से परावर्तित होती है, परावर्तन के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर भी टंकी के जो नीचे की सतह है, वहां तक क्या गई, किरणें गई, और उन किरणों के कारण ही हम तल को देख पाए। अब क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद, ये जो किरणें हैं वो पहले पानी से ट्रैवल करती है। किसमें ट्रैवल करती है, किसमें चलती है, पानी में। पानी में चलती है, फिर क्या होता है, फिर वो वायु यानी हवा में चलती है। अब ऐसा करते हुए जो प्रकाश के किरणों का जो पथ है वो मुड़ जाता है, या वो उसका जो पथ है वो थोड़ा डेविएट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किरणें जो है यहाँ से निकल रही हैं, पानी में चल रही हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपका इंटरफेस आ गया। इंटरफेस यानी बाउंड्री आ गई, ठीक है, बाउंड्री आ गई, जो कि किसकी बाउंड्री है, पानी और वायु के बीच की बाउंड्री है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है, जो ये किरणें हैं वो क्या हो गई, डेविएट हो गई, अपने पथ से मुड़ गई, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी कोई किरण जो है सघन माध्यम से, यहाँ पे पानी क्या है आपका, सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से एयर यानी वायु यानी विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो क्या करती है, किरण जो है वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर मुड़ती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किरणें जो है पानी में चल रही हैं, पानी में चलने के बाद जो यहाँ पे इंटरफेस है वहां से क्या होता है, ये मुड़ जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो किरणें हैं, जो जो डेप्थ की किरण है या जो आपकी गहराई की जो किरणें हैं, जो कि आपकी एयर में यानी वायु में चल रही है, जब ये हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये किरणें कहीं थोड़ा ऊपर से आ रही, जैसे कि यहाँ पे ओ डैश है, यहाँ से किरणें, तो हमें जो है, जो इसका तल है या गहराई है, वो ओ पे नहीं बल्कि ओ डैश पे दिखाई दे। और ये सब कुछ क्यों होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही हमें जो है टंकी की गहराई साफ तौर पे नहीं दिखाई देती। हमें ऐसा लगता है कि जो टंकी है वो ज्यादा गहरी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नदियों की बात करें तो नदियों में भी आपने देखा है कि जब हम नदियों में जाते हैं तो अगर हम दूर से नदी की गहराई देखें तो हमें कम लगती है, लेकिन जब हम उसमें उतरते हैं तो वो गहराई ज्यादा हो। ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन के।
अपवर्तन के कारण जो किरणें गहराई से जा रही है वो क्या होती है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी कारण हमें वस्तु जो है ज्यादा गहरी दिखाई नहीं देती, या जो नदी है, नदी का जो तल है वो गहरा दिखाई नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम नॉर्मली देखें या ऑब्लिक देखें यानी तिरछे में देखें तो हमें कैसा यहाँ पे महसूस होता है। ये तल है, ठीक है। अब यहाँ से किरणें जा रही हैं, ये आपकी किरण जा रही है, एक किरण ऐसे गई, एक किरण ऐसे गई। अब क्या हुआ, इंटरफेस पे क्या हुआ, ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इस तरीके से मुड़ जाएगी, मुड़ गई, अपने पथ से मुड़ गई। अब अगर हम देखें ये जो किरण है इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ओ डैश से आ रही है, ठीक है, ये किरणें ओ डैश से आ रही है, यानी गहराई ओ डैश तक ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम तिरछे में देखते हैं, ऑब्लिकली देखते हैं, तो क्या होता है आप देख सकते हैं, ओ से क्या आ रही है, किरणें आ रही है, आई इंटरफेस पे पहुंची, अपने पथ से मुड़ गई, नॉर्मल से दूर चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि सघन से विरल माध्यम की ओर किरण जा रही है, मुड़ी, इस तरीके से मुड़ गई। मुड़ने के बाद हमारी आंखों पे पहुंची और हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि किरणें ओ डैश यानी इस बिंदु से आ रही, तो हमें जो है जो नदी है उसकी गहराई का ढंग से अनुमान नहीं लगा। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आपकी टैंक है, टंकी है, या जो आपकी नदियां होती हैं उसकी जो गहराई है हमें जो है कम दिखाई। द रियल डेप्थ इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक एंड द apparent depth is the virtual depth that is observed as a result of refraction of light. अब क्या हुआ, अगर हम किसी भी चीज की, कोई भी टंकी है या कोई नदी है, उसकी गहराई की बात करते हैं तो जो उसका रियल डेप्थ होता है, ठीक है, जो रियल डेप्थ होता है या जो वास्तविक गहराई होती है वो उसकी वास्तविक गहराई यानी जो एक्चुअल में जो उसकी डेप्थ है, जो उसकी गहराई है वही हो। वही अगर हम एपरेंट डेप्थ की बात करें तो एपरेंट डेप्थ क्या होता है, आभासी गहराई। तो ये क्या होती है, वर्चुअल डेप्थ होती है, यानी जो हमें लगता है कि इतनी गहराई। वास्तविक रियल डेप्थ क्या होती है, जो वास्तविक तौर पे गहराई। वर्चुअल क्या होता है, जो हमें लगता है। जैसे कि इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए आपकी जो टंकी है, ये आपकी टंकी है, ये क्या है, टंकी है, इसमें क्या है, यहाँ पे मान लीजिए पानी भरा। अब इस टंकी की जो गहराई है वो मान लीजिए आप हम मान लेते हैं इसकी जो गहराई है वो 1 मीटर की है। गहराई कितनी है, 1 मीटर की, वास्तविक गहराई 1 मीटर की। लेकिन जब हम इसे देखते हैं, हम इस पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी जो गहराई है वो जो है 0.8 मीटर है, ठीक है, 0.8 मीटर है। इसकी वास्तविक गहराई कितनी है, 1 मीटर। लेकिन हमें कैसा लगता है कि 0.8 मीटर इसकी गहराई है। कैसे पता चलता है, देखने से। हम देख रहे हैं, देखने से हमें ऐसा लगा कि इसकी 0.8 मीटर गहराई। तो वास्तविक यानी जो है रियल डेप्थ कौन सी हुई, 1 मीटर, ठीक है, जो कि वास्तविक डेप्थ है, जो एक्चुअल डेप्थ है। और अगर हम एपरेंट डेप्थ की बात करें तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, 0.8 मीटर। इसे आप वर्चुअल डेप्थ भी कह सकते हैं, आभासी गहराई भी कह सकते हैं। तो हमें आभासी गहराई क्यों दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक सघन माध्यम से, जैसे कि पानी से जो है वायु की ओर जाए, तो इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे। द apparent depth depends upon the refractive index of the medium. The apparent depth depends upon the refractive index of the medium. अगर हम बात करें apparent depth की, ठीक है, जो apparent depth होती है, ठीक है, यानी जो आभासी गहराई होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कि जो आपका मीडियम है, माध्यम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसका अपवर्तनांक कितना है, इसके ऊपर ही एपरेंट डेप्थ डिपेंड करती है। वास्तविक गहराई टैंक के तल की वास्तविक गहराई है, जो आभासी गहराई
आभासी गहराई जो प्रकाश के अपवर्तन के परिणाम स्वरूप देखी जाती। आभासी गहराई माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती। ठीक है, यानी जो आपका माध्यम है, जैसे यहाँ पे हमने पानी लिया तो इसके जो अपवर्तनांक है, इसका जो म्यू की वैल्यू है, इसके ऊपर ही हमारा इसे ये डिपेंड करे, आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की ओर। अब यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है उसे हम देखें। अब हम मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो है टैंक है, टंकी है, उसमें पानी, उसकी गहराई जो है वो OA है। ठीक है, OA उसकी गहराई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम उसे देखते हैं, यानी उसके अंदर पानी है, पानी क्या है, एक डेंसर मीडियम है, ये पानी ले लिया हमने। अब हम जब देखते हैं तो उसकी गहराई हमें O पे नहीं बल्कि I पे दिखाई दे। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक जो है आपकी ओ बिंदु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, डेप्थ है, गहराई है। यहाँ से किरण आते हुए दिखाई दी। ठीक है, अब ये किरण जब इंटरफेस पे पहुंची, यानी बाउंड्री पे पहुंची, PQ पे पहुंची, तो ये हमें जो है बेंड होती हुई दिखी, और बेंड होके हमारे आंखों तक पहुंची, जिस कारण हमें जो है ऐसा लगा कि जो इसकी गहराई है वो I पर है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a tank having denser medium such as water, मान लीजिए एक टंकी में एक सघन माध्यम पानी है। नाउ नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स डेप्थ। ठीक है, अब हम इसकी गहराई मापेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, लेट O बी इट्स डेप्थ, O जो है वास्तविक गहराई है, एंड I बी वर्चुअल और एपरेंट डेप्थ। I क्या है, आभासी गहराई। ये हम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है जो हमारा एंगल है उसको हम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एंगल, आप लिखेंगे एंगल ओ बी एन डैश आई ले लेते हैं। ठीक है, ये आप पहले लिखिए कि लेट द रे ऑफ लाइट बी passing from water to air। मान लीजिए कि किरण
पानी से हवा की ओर जा रही है, ठीक है, पानी से हवा की ओर जा रही है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल ओ बी एन डैश हो जाएगा, एंगल आई, ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल ओ बी एन डैश, और हमारा जो है एंगल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किरण आपकी इधर से इधर जा रही है, तो एंगल नॉर्मल, ये आपका एन एन डैश नॉर्मल है, तो एंगल ओ बी एन डैश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका एन बी, आप इसे ले लीजिए एम है, ठीक है, एन बी एम है, ये एंगल आर है, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, तो आपका एंगल एन बी एम इक्वल्स टू आर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एंगल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो है ये जो किरण है, ठीक है, बी एम किरण है जो आंखों तक पहुंच रही है, इसे पीछे एक्सटेंड किया, पीछे एक्सटेंड किया तो ये आई पे मिली, तो आई क्या है इसकी, आपकी यहाँ पे आई जो है आपको इसकी एपरेंट डेप्थ दिख रही है, यानी आभासी गहरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम, हमारे पास आई और आर है, अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो एन एन डैश है वो ए डैश ए के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, और जो आपका यहाँ पे एंगल है, यानी जो आपका ये एंगल है, एंगल ओ बी एन डैश और बी ओ ए, दोनों क्या है आपके एंगल आई, क्यों है, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल ओ बी एन डैश इक्वल्स टू एंगल एन ए ओ बी, ऑल्सो एंगल ओ बी एन डैश इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू आई, क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, एंगल की, कौन सा एंगल, आपका जो ये एंगल है, एंगल एन बी एम और ए डैश आई एम, एन बी एम और ए डैश आई एम, एंगल एन बी एम ए डैश आई एम, तो ये बराबर हो जाएगी आर के, तो ये क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्यों होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है आपस में समानांतर है, और यहाँ पे जो आपकी लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर, तो आपके ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, इसलिए ये दोनों आपके बराबर हो जाए, ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है, तो आपके पास ये आ जाएंगे दोनों एंगल बराबर। अब यहाँ पे जो किरण है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर की ओर, हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगा सकते हैं, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा आपका, आप लिखेंगे, ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं, स्नेल के नियम से पहले हम साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालते हैं, साइन आई और साइन आर, तो अब आप लेंगे इन ट्राइंगल ए आई बी, ठीक है, ए आई बी ट्राइंगल में लेंगे ए आई बी, तो आप लेंगे इन ट्राइंगल ए आई बी, हमें क्या लिखना है साइन आई, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी, ठीक है, साइन आई की वैल्यू देखिए, ठीक है, सर यहाँ पे साइन आर की वैल्यू निकलेगी ए आई बी में साइन आर, ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू ए आई बी होगा ए बी अपॉन बी आई, ठीक है, ए बी अपॉन बी आई, ठीक है, ए बी अपॉन बी आई, ये आ जाएगा आपका साइन आर, ठीक है। अब हम निकालते हैं साइन, साइन आई निकालना है, साइन आई निकालना है तो हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, तो ए ओ बी में हम साइन आई निकालेंगे, साइन आई कितना आएगा ए बी अपॉन ओ बी,
ठीक है, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है आपका? ट्राइंगल है आपका ए ओ बी। ये ए है, ये ओ है और ये बी है। ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल स्नेल के नियम से। यानी स्नेल के नियम के अनुसार, ठीक है, स्नेल के नियम के अनुसार जो म्यू है वो हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन आई। क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई। क्यों होगा? क्योंकि किरण यहां से जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका म्यू आएगा वो क्या आएगा? ए टू डब्ल्यू। ठीक है, म्यू ए टू डब्ल्यू। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे। साइन आर की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन बी आई। साइन आई कितना है? ए बी अपॉन ओ बी। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल, हमारे पास हो जाएगा ओ बी अपॉन बी आई। ठीक है, ओ बी अपॉन बी आई है, तो ओ बी कितना है आपका? ओ बी और बी आई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ओ बी अपॉन बी आई। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें बी, हम ये मान लेते हैं कि ये जो बी बिंदु है ये एक एक बहुत क्लोज है, यानी ए को मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे हमारे पास क्या आया? ए म्यू बी इक्वल्स टू ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी आई। तो आप लेंगे लेट पॉइंट ए बी क्लोज टू बी। मान लीजिए कि बिंदु ए बी के पास। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लें तो हमारे पास हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए आई। ठीक है, या आप लिख सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए आई। ठीक है, अब ए ओ की बात करें, ए ओ क्या है आपका? ए ओ। ठीक है, ये रियल डेप्थ है और ए आई क्या है? एपरेंट डेप्थ। अब लिखेंगे रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, यानी हम लिख सकते हैं वास्तविक गहराई बटा आभासी। ठीक है, आभासी गहराई। ठीक है, तो ये आ गया है आपका। इसको हम मान लेते हैं x, इसको अगर हम y मान ले, यानी जो a से है i की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन वाई। ठीक है, x अपॉन वाई आ जाएगा इससे।
अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें, ठीक है, तो x, ठीक है, अगर हम x या y की वैल्यू देखें, y बराबर x अपॉन a म्यू w होगा, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x, a म्यू w की जो वैल्यू होती है वो 3/4, ठीक है, हम यहाँ पे 3/4 लिख लेंगे हमारे पास, ठीक है, 4/3 होती है, ठीक है, तो ये आ जाएगी 3/4x, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी x/4/3 यानी 3/4x। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। टीआईआर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल उदाहरण ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, आप एक बीकर ले सकते हैं, कंटेनर लेना है। अब उसमें आप क्या करेंगे, पानी रख देंगे। क्या लिया, कंटेनर लिया, उसमें आपने पानी भरना। अब अगर हम बात करें पानी या वाटर की, अगर हम बात करें, जल की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, एक प्रकार का सघन माध्यम है। वहीं अगर हम एयर की बात करें तो ये क्या है, आपका विरल माध्यम। वायु क्या है, आपकी विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम, और वाटर क्या है, आपका सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। अब आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, एक जो है आप बीकर ले सकते हैं, उसमें पानी भरना है। पानी भरने के बाद उसमें क्या करना है, कुछ साबुन के टुकड़े लेने हैं और उसे घोल दें, या डिटर्जेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, आपने इसमें घोल देना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको घोल देंगे तो आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, सोप का सोल्यूशन, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, सोप सोल्यूशन। अब आपको क्या करना है, लेजर लाइट लेनी है। क्या लेनी है, लेजर लाइट। अब आप क्या करेंगे, इसको एक जगह पे रख देंगे, ठीक है, और कुछ इस तरीके से रखेंगे कि आप इसके जो बॉटम का हिस्सा है या निचला जो हिस्सा है, वहां से आप इस पे लेजर लाइट डाल सकते। अब आप क्या करेंगे, एक एंगल से यहाँ पे लेजर लाइट डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लेजर लाइट है और आपने यहाँ पे लेजर लाइट डाली, ठीक है, लेजर लाइट डाली। अब जैसे आप लेजर लाइट डालेंगे, आप ये देखेंगे कि ये लेजर लाइट जो है बीकर के अंदर पानी से गुजरे। पानी से गुजरने के बाद, ठीक है, ये देखेंगे कि जो आपकी ये जो पानी और वायु के बीच का जो बाउंड्री है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। यानी आप क्या देख पाएंगे कि जो आपकी लेजर लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस बीकर के नीचे कहीं पे आपको लेजर लाइट का एक जो है बिंदु या स्पॉट दिखाई दे। इसके साथ साथ आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे कि जो लेजर लाइट है, लेजर लाइट का एक बिंदु आपको ऊपर छत की ओर दिखेगा। जैसे कि आपने इसे कहीं पे टेबल पे रखा है, कहीं पे रखा है, यूं पकड़ के लगाया आपने लाइट, तो क्या होगा, आपको इस लेजर लाइट जो है आपके बीकर से जाएगी। मान लीजिए बीकर यहाँ पे है, बीकर से जाएगी तो एक आपको छत पे, छत की तरफ आपको एक लाइट का स्पॉट दिखेगा, और दूसरा आपको नीचे फर्श की ओर दिखेगा। अब जो आपको छत की ओर दिख रहा है स्पॉट, ये किसके कारण है, ये रिफ्रैक्शन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण। इसके कारण, अपवर्तन के कारण। और वहां डॉट या वहां लाइट का वह डॉट जो आपको फर्श पर या जो है फ्लोर पर दिख रहा है, वो किसके कारण होगा, वो आपका होगा रिफ्लेक्शन के कारण, यानी परावर्तन के कारण। यानी जो आपको लेजर लाइट के जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एक आपको अपवर्तन के कारण यानी रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देगा, दूसरा आपको रिफ्लेक्शन के कारण यानी परावर्तन के कारण दिखाई देगा। परावर्तन के कारण आपको नीचे दिखाई देगा, और अपवर्तन के कारण आपको ऊपर दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि जो लाइट है उसका पूर्ण रूप से ना तो अपवर्तन हो रहा है, ना ही परावर्तन हो रहा है। कुछ लाइट जो है अपवर्तित होकर हमें छत की ओर दिखाई दे रही है, और कुछ लाइट परावर्तित होकर हमें फर्श की ओर दिखाई दे रही है।
यानी पहले केस में क्या हुआ, लाइट का कुछ हिस्सा अपवर्तित हो गया और कुछ हिस्सा परावर्तित। आई होप आपको ये पहला जो है फिगर समझ में आया होगा। पहला क्या हुआ, हमने लेजर लाइट डाली, लेजर लाइट डालने के कारण क्या हुआ, जो लाइट है, लाइट का कुछ एक स्पॉट आपको छत पे दिखाई दिया, छत की ओर, और दूसरा नीचे फर्श की ओर। तो छत की ओर जो दिखाई दिया वो रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के कारण दिखाई दिया, वही रिफ्लेक्शन के कारण आपको जो लाइट है वो फर्श पे दिखाई। अब आप क्या करेंगे, इस एंगल को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और आप क्या देखेंगे कि एक एंगल ऐसा आएगा जब आपको अपवर्तित किरण नहीं दिखाई देगी। यानी आपने लेजर लाइट तो आप डालेंगे, ठीक है, पर ये जो है यहाँ पे जो है आपका कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो आपकी किरण है वो जो है आपको इस तरीके से ऊपर नहीं दिखाई देगी, ऊपर की ओर आपको अपवर्तित किरण या अब जो है आपको लाइट का स्पॉट नहीं दिखेगा, ना ही आपको नीचे दिखेगा। आपको कहाँ दिखेगा, आपको सामने दिखेगा। यानी आपने यहां से लाइट डाली इस तरीके से, अब ये लाइट ऐसे थी, यहाँ पे से क्या हुआ, आपको इस तरीके से दिखाई दिया, यानी स्पॉट आपको यहाँ दिखाई दिया, ना यहाँ पे दिखा ना यहाँ पे दिखा, ना यहाँ पे दिखा ना यहाँ पे दिखा। अब इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये जो एंगल है जिसमें आपको लाइट का स्पॉट जो है ना ऊपर की ओर यानी ना छत की ओर दिखाई दिया ना फर्श की ओर दिखाई दिया, इस एंगल को हम एंगल आईसी कहते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो इस केस में जो है आपका जो लाइट का स्पॉट है ना आपको ऊपर दिखाई देगा, नीचे वो आपको सीधे सामने दिखाई देगा। अब क्या हुआ, आपने और बढ़ाया, ठीक है, और एंगल बढ़ा दिया। अब और एंगल बढ़ाया यानी आईसी से बढ़ा दिया एंगल। एंगल बढ़ाने के कारण आपने क्या देखा, ये देखा कि अब ना तो लाइट आपको सामने दिखाई दे रही है ना ही आपको छत पे, सिर्फ और सिर्फ आपको जो लाइट का स्पॉट है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे फर्श पे। कहाँ पे दिख रहा है, फर्श पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ना ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ना ऊपर दिख रहा है ना आपको सामने दिख रहा है बल्कि नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी की सारी रे जो है वो बाउंड्री पे टकराने के बाद क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी रिफ्लेक्शन के कारण हमें जो है पूरी की पूरी जो आपकी लाइट स्पॉट है, रिफ्लेक्शन के कारण वो हमें फर्श की ओर दिख रही है। इसके कारण, परावर्तन के कारण। अब इस केस में ना तो हमें जो है ऊपर की ओर लाइट स्पॉट दिख रहा है, यानी ऊपर नहीं दिख रहा है, ना ही सामने दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्श पे दिख रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है, यानी ये जो कंडीशन है जिसमें जब एंगल आपका आईसी से बड़ा हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, तो क्या हो रहा है, सारी की सारी जो लाइट है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित नहीं हो रही है। तो ये जो केस है यही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस। तो ये किसका केस है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कब दिखाई देता है, जब एंगल आईसी से बड़ा हो जाता है। इस केस में आपको टीआईआर जैसी परिघटना दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लाइट को कुछ इस तरीके से डाल देते हैं ऊपर से, तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये जो बीकर है वहां पे लाइट कुछ इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। जो है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन जैसी प्रक्रिया दिख रही है। तो ये भी आपका केस किसका है, टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी परिघटना है जिसमें जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जाती है। आप देखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर। आप देख सकते हैं पानी का जो घोल है, जो आपका साबुन का घोल है, वहां से जा रही है, ठीक है, वहां पे से जा रही है, किधर की ओर भेज रहे हैं हम, एयर की तरफ, वायु की तरफ। लेकिन जो एंगल है वो कैसा है, आईसी से बड़ा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। इस कारण क्या हुआ, सारी की सारी जो किरण है वो रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। इसी परिघटना को हमने क्या कहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये परिघटना कब होती है, जब भी प्रकाश की किरणें जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और उसका जो एंगल आई होता है यानी आपतित कोण जो होता है, ठीक है, जो आपका आपतन कोण है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है
वो आईसी से बड़ा होता है तो हमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी परिघटनाएं देखने को मिलती। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। आईसी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या है, उस समय क्रिटिकल एंगल में अगर लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जा रही है तो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस। जितना आपको आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।